आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे मापन में त्रुटियों के प्रकारों के बारे में आगे। ठीक है, हमने मापन में त्रुटियों की क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में पढ़ा था। क्रमबद्ध त्रुटियों में जो जो समस्याएं थी उसके बारे में पढ़ा। उसके पहला प्रकार यंत्रित त्रुटि था। यंत्रित त्रुटि के 3 प्रकार देखे थे, शून्यांक त्रुटि, अल्पात्मांक और अचर त्रुटि। अब दूसरा नंबर है किसके अंतर्गत, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत यंत्रित के बाद आता है व्यक्तिगत त्रुटियां। ठीक है, नाम है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत से क्या है, नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंतर्गत, मापनकर्ता के अंतर्गत कुछ न कुछ समस्या आया होगा तो उत्पन्न त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटियां। इसकी परिभाषा क्या है, प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से न लेने के कारण। ठीक है, प्रयोगकर्ता के द्वारा सही तरीके से पाठ न लेने से उत्पन्न जो त्रुटि है उसे हम कौन सी त्रुटि कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि की संभावना कब कम होगा, जब प्रयोगकर्ता जो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी रहेगा। जैसे कि आप वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज का प्रयोग करना आप नहीं जानते हो, आपको अगर वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज दे दिया जाएगा और उसके बारे में हल्का सा जानकारी दिया जाएगा, उसके बाद आपको किसी वस्तु का मापन करने के लिए कहा जाएगा, तो हो सकता है वस्तु का मापन आप सही तरीके से नहीं करोगे, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां कहेंगे। लेकिन एक जो अनुभवी व्यक्ति रहेगा उससे वह त्रुटि बहुत कम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। तीसरा नंबर है बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। बाह्य कारक मतलब कोई बाहरी कारण होगा, ना व्यक्तिगत होगा ना ही यंत्र होगा। ठीक है, उसमें कोई बाहरी वस्तु होंगे जो उस यंत्र को प्रभावित करेंगे, इसको कहते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। तो इसमें क्या होगा, बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां कहेंगे। जैसे कि वायु की दिशा में ध्वनि की गति का अगर हमें मापन करना है, ठीक है, ध्वनि जो है उत्पन्न हो रहा है वो कितना तेजी के साथ आगे बढ़ता है, तो ध्वनि का जो स्पीड है, मानक स्पीड, वो जो है 32 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन अगर हम एक दिशा में वायु बह रहा है एकदम तेजी के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ वो आगे बह रहा है, और उसी दिशा में अगर हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका स्पीड तो ज़्यादा होगा ही होगा। मान लेते हैं उसका स्पीड जो हो जाएगा 360 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ध्वनि की गति का मापन किए हैं तो उत्पन्न त्रुटि हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, बाह्य कारकों की त्रुटियां कहलाएगा। या फिर हो सकता है एक मीटर स्केल जो लोहे का बना हुआ है और एकदम गर्मी वाला मौसम में हम बाहर धूप में कोई जैसे कि खेत वगैरह है उसका मापन कर रहे हैं या मैदान का मापन कर रहे हैं, तो चूंकि वो बड़ा सा यंत्र जो है मापक मीटर स्केल जो है वो गर्म होने की वजह से थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि लोहा गर्मी के दिनों में फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य कारकों की त्रुटियां कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है अपूर्णता त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि मतलब क्या है, जिसमें कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, छूट जाएगा, अपूर्ण रहेगा और इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अपूर्ण है वो रहे, मतलब मापन किए उसके बाद भी वो अधूरा है, छूटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्णता त्रुटियां कहलाएंगी। इसमें क्या होगा, त्रुटियों का कारण जानते हुए भी हम उस त्रुटि का निवारण नहीं कर सकते, तब उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहेंगे, अपूर्णता त्रुटि कहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि कैलोरी मापन में विकिरण के कारण होने वाली त्रुटियां। कैलोरी जो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, उसका अगर हम मापन करते हैं तो विकिरण के दौरान क्या होता है, कैलोरी लगातार ना उत्सर्जित होती रहती है और वातावरण में मुक्त होते रहते हैं। उस दौरान हम कैलोरी का मापन करते हैं, जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, ठीक है, या फिर कोई अन्य पदार्थ है, तो वहाँ से विकिरण की वजह से उसका कैलोरी कम होते रहेगा। तो उस दौरान जब हम कैलोरी का मापन करेंगे तो हो सकता है कि वास्तविक कैलोरी से मान लेते हैं 6320 कैलोरी ऊर्जा है। ठीक है, ये तो, लेकिन जब हम मापेंगे तो हो सकता है केवल 6300 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो उत्पन्न त्रुटियों को हम क्या बोलेंगे, अपूर्णता त्रुटि कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब है आगे त्रुटियों के मुख्य प्रकारों में से क्रमबद्ध के बाद दूसरा नंबर आता है यादृच्छिक त्रुटियां, दूसरा नंबर। ठीक है,
अब है यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, यादृच्छिक मतलब क्या है, रेंडमली, जो अपने आप बिना किसी कारण के हो जाता है, उसे हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, जब त्रुटि अनियमित या यादृच्छिक रूप से होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटि कैसे उत्पन्न होता है इसका विशेष कारण पता नहीं होता, लेकिन ये कैसे टाइप से होता है, उसकी संभावना क्या है कि मापनकर्ता जो है कोई भी वस्तु का मापन करे और हर बार अलग अलग पाठ्यांक ले रहा है, तो इस प्रकार की जो उत्पन्न त्रुटियां होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटियां कहेंगे। जैसे कि कोई स्क्रू गेज से जो है कोई वस्तु का मापन जो है, मान लेते पेंसिल की मोटाई का मापन करता है, वो 1 सेंटीमीटर 0.73 सेंटीमीटर उसका मोटाई आता है पहली बार में। दूसरी बार करते हैं तो 1.70 सेंटीमीटर आ जाता है। तीसरी बार में 1.79 सेंटीमीटर क्या आ जाता है, उसकी मोटाई आता है। मतलब हर एक बार करते हैं और स्क्रू गेज से उस पेंसिल की मोटाई हर बार अलग अलग आता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां उत्पन्न होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटियां कहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है स्थूल त्रुटियां। स्थूल त्रुटियों के अंतर्गत अगर हम बात करना चाहें तो इसमें क्या होगा, स्थूल त्रुटि जो है मापनकर्ता की असावधानी या फिर लापरवाही के कारण उत्पन्न त्रुटियों को हम स्थूल त्रुटियां कहेंगे। ठीक है, स्थूल त्रुटियां ना व्यक्तिगत त्रुटियों के ही जैसा है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा होगा, और स्थूल त्रुटियों में भी मापनकर्ता का ही बात कहा गया है। इसमें क्या होता है कि मापनकर्ता आप कैसे लापरवाही करेगा, हो सकता है उस यंत्र का वो सही ढंग के संयोजन ना किया हो। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में जब आप मापन करोगे ना, तो उनके वर्नियर स्केल और जो मुख्य स्केल होता है, या फिर स्क्रू गेज का गेज वाला जो स्केल होता है मुख्य स्केल, उनके जीरो पहले प्रारंभिक स्थिति में बराबर सीध में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो त्रुटि उत्पन्न होगा, तो वो स्थूल त्रुटियों के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर प्रेक्षणों को हम सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, प्रेक्षण कैसे ले रहे हैं वो हम नहीं जान पाएंगे, तब भी जो उत्पन्न त्रुटियां होगा उसे उत्पन्न त्रुटि को हम स्थूल त्रुटि कहेंगे। ठीक है, त्रुटि के स्रोत की उपेक्षा करना आदि जो है कारणों से स्थूल त्रुटियां उत्पन्न होंगी, और हम जानते हैं कि त्रुटि उत्पन्न हो सकती है फिर भी हम उपेक्षा कर देंगे, तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम क्या कहेंगे, स्थूल त्रुटियां। ठीक है, अब है त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके, या फिर त्रुटि व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, त्रुटि व्यक्त करने के तरीके मतलब त्रुटियों को हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे समझाएंगे कि इसमें त्रुटि उत्पन्न हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रुटि व्यक्त करने के तरीके कहा जाता है। जैसे कि है इसके मुख्यतः अगर त्रुटि व्यक्त करने के तरीके जो है 3 तरीके हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अलग अलग त्रुटियां हैं, ये हो गया। ठीक है, एक एक करके मैं परिभाषित कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि में क्या होगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और वस्तु के मापित मान का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है अपने ही कोई मान होगा, अपना ही उसी का अपने के साथ तुलना करना, या अपने प्रारंभिक मान से बाद में अंतिम मान या कुछ समय पश्चात के मानों की तुलना करना जो होता है निरपेक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे होगा निरपेक्ष त्रुटियां। ठीक है, तो देखिए निरपेक्ष त्रुटियां समझ में आ गया, किसी वस्तु के वास्तविक मान और जो हम मापे हैं उस मान का जो अंतर है उसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि को डेल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो डेल ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। लेकिन किसी भी वस्तु का जो वास्तविक मान का निर्धारण करना आसान नहीं है,
कोई भी वस्तु जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 1 किलो है, वो वास्तव में 1 किलो होगा कि नहीं, उसका निर्धारण करना सही नहीं है, क्योंकि वस्तु का जो है बाह्य कारकों के कारण या फिर व्यक्तिगत कारण रख रखाव में कुछ न कुछ असावधानी के कारण उसका क्षरण होते रहता है, इसलिए उसका सही वास्तविक मान हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए वास्तविक मान के जगह हम माध्य मान को ही वास्तविक मान मान लेते हैं। ठीक है, तो जो वास्तविक मान जो है किसी भी वस्तु का, उसे माध्य मान को ही हम वास्तविक मान मान लेते हैं, और माध्य मान के लिए हम ए मीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ए मीन मतलब ए एवरेज, औसत को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है दूसरा नंबर आपेक्षिक त्रुटियां। आपेक्षिक त्रुटि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि में क्या रहेगा, मापन का माध्य मान। ठीक है, जो हम किसी वस्तु का मापन करते हैं उसका माध्य मान, और जो निरपेक्ष त्रुटि का जो मान होगा, ठीक है, या फिर इसको कैसे बोलेंगे, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो मापन की जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि रहेगा, और भौतिक राशि जो भी जिसका मापन करें उसके माध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो आपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे में क्या हो जाएगा, माध्य मान, इसको बोलेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, मतलब जो निरपेक्ष त्रुटि आया है उसका औसत करो। ठीक है, ये हुआ, इसका औसत कीजिए, और मापित मान है उसका भी औसत कीजिए, दोनों का अनुपात कर देंगे तो आपेक्ष आ जाएगा। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्ष शब्द का परिभाषा यही है कि एक का किसी दूसरे के साथ अपेक्षा करना या फिर तुलना करना आपेक्षिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपेक्ष त्रुटि का, ये हो जाएगा डेल ए मीन बटे ए मीन। ठीक है, किसी वस्तु का औसत ए मीन, जबकि डेल ए मीन क्या है, निरपेक्ष त्रुटि का औसत या फिर माध्य। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि का प्रयोग अक्सर हम करते हैं जब आप कक्षा 12वीं में जाओगे। ठीक है, क्योंकि कक्षा 11वीं में तो मुश्किल है प्रैक्टिकल होना, कक्षा 12वीं में जब आप जाओगे ना, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिकल प्रयोग करोगे, उसके बाद उसका प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि में क्या होगा, जो वस्तु का जो वास्तविक जो रिजल्ट दिया गया था, जो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, और उसी प्रयोग को जब आप आज की डेट में करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटियां उत्पन्न होगी ही होगी। तो उस त्रुटि कितना उत्पन्न हुआ है, कितना प्रतिशत उत्पन्न हुआ है, 1% की, 2% की, 5% की, 100%, ये सारी त्रुटियां प्रतिशत त्रुटि कहलाएंगी। ठीक है, जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये आपेक्षिक त्रुटि को ही प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि गुणित 100%। 100 गुणित प्रतिशत करते हैं तो क्या कहलाता है, आपेक्षिक त्रुटि। तो अगर इस पदों में लिखना चाहे तो कैसे हो जाएगा, डेल ए मीन बटे ए मीन गुणित 100%। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला। तो ये है त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके। ठीक है।